प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आपको सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके बाद दो और मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा सामाजिक मानवशास्त्र का बदलता क्षेत्र, और दूसरा जिसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा वो है आदिम समाजों का हमारे द्वारा अध्ययन क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली समानताओं तथा नियमितताओं के आधार पर ही एक समाज में व्यवस्था पाई जाती है। व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। इस व्यवस्था के अभाव में एक समाज विशेष के सदस्य साथ साथ नहीं रह सकते, ठीक से अपने कार्यों को नहीं कर सकते। एक समाज के सदस्य इस बात से परिचित होते हैं कि वे दूसरों से किस प्रकार के व्यवहार की आशा कर सकते हैं और दूसरे उनसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। वे भविष्यवाणी कर सकते हैं, घटनाओं का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और अपने साथियों के साथ अपने जीवन को मिलजुल कर बिता सकते हैं, जिसके कारण हम उसे एक व्यवस्था या संरचना के नाम से पुकारते हैं। सोशल स्ट्रक्चर कह लो या सोशल सिस्टम कह लो, वो इस तरह की बनी हुई होती है और इसी संरचना के अनुसार एक समाज के सदस्य अपना जीवन चलाते हैं। एक संपूर्ण सामाजिक संरचना अर्थात एक समाज की संपूर्ण संरचना अनेक सहायक संरचनाओं या व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है या बनी होती है। सामाजिक संरचना की ऐसी सहायक व्यवस्थाओं में नातेदारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था आती है। ये नातेदारी, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ये हो गई सहायक व्यवस्था, और इन अनेक सहायक व्यवस्थाओं से मिलकर क्या बनती है? एक संपूर्ण सामाजिक संरचना। इन सहायक व्यवस्थाओं में सामाजिक क्रियाएं संस्थाओं के रूप में होती है, जैसे परिवार, विवाह, धर्म, सरकार आदि के चारों ओर संगठित की जाती है। अब दूसरा बिंदु जिसके बारे में आज आप जानेंगे वो है सामाजिक मानवशास्त्र का बदलता क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मानवशास्त्र का ध्यान ग्रामीण समुदाय के अध्ययनों की ओर गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के गांव टेपोजलान का अध्ययन किया था सबसे पहले, और उन्होंने अपने अध्ययन में लोक संस्कृति तथा कृषि संस्कृति की अवधारणाओं का प्रयोग किया था। उन्होंने गांव एवं शहर के मध्य पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया था तथा गांव को आदर्श प्रारूप मानकर उनकी कुछ विशेषताओं जैसे लघु आकार, पृथकता, अशिक्षा, समरूपता, विभिन्न पीढ़ियों के विचारों, मूल्यों और अभिवृत्तियों में भिन्नता का अभाव तथा आत्मनिर्भरता आदि का उल्लेख किया था। ग्रामीण समुदायों के अध्ययन करने वाले अन्य विदेशी मानवशास्त्रियों में ऑस्कर लेविस, मेयर, बेली आदि प्रमुख रहे हैं। इसी तरह कुछ भारतीय मानवशास्त्री भी रहे हैं, जैसे कि एस सी दुबे, डी एन मजुमदार, जी एस गुरिये, आंद्रे बितेई, श्रीनिवास जी, ए आर देसाई आदि। और इन्होंने किस तरह के उपागम को काम में लिया था? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को काम में लिया था। इन अध्ययनों में अनेक अवधारणाओं का प्रयोग एवं विकास हुआ। उनमें से कुछ जैसे प्रभुजाति, संस्कृतिकरण, लघु परंपरा, महान परंपरा, लौकिकीकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण आदि रही है।
ग्रामीण अध्ययनों की भांति ही पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मानवशास्त्रियों ने नगरीय एवं औद्योगिक समाजों का भी अध्ययन किया है। इस प्रकार के अध्ययन करने वालों में एल्टन मेयो सबसे प्रमुख रहे हैं। भारत में मजुमदार, बोस, सेठ एवं अन्य विद्वानों ने कानपुर, कलकत्ता, बड़ौदा, पूना आदि नगरों में औद्योगिक संस्थाओं एवं शहरी जीवन का अध्ययन किया है। इनके अलावा एक और प्रकार देखने को मिला है जिसमें सामाजिक मानवशास्त्रियों ने राष्ट्रीय चरित्र को भी अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है। मेंडलबाउम ने भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन के लिए गांधी जी के जीवन को चुना था। जीवन वृत्तांत के अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ कुछ मानवशास्त्रियों ने चिकित्सा एवं युद्ध आदि क्षेत्र में भी अध्ययन किए हैं। एफ.जी. बेली ने लिखा है कि दीर्घ और धैर्यपूर्ण अवलोकन पद्धति गांव जैसी छोटी इकाइयों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी है। फिर भी हमें गांव के दायरे से बाहर जाना पड़ता है। यह है इसलिए कि गांव और बाहर की दुनिया में जो संबंध है उस पर विचार करना अति आवश्यक है। लूसी मेयर ने बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्रियों ने औद्योगिक समाजों में भी काम किया है जिनके वे सदस्य थे। कारखानों, जेलों, मानसिक आरोग्यशालाओं तथा बड़े शहरों में परिवार और बंधुत्व का अध्ययन भी उन्होंने किया था। अब अपन एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे, वो है आदिम समाजों का हमारे द्वारा अध्ययन क्यों किया जाता है या क्यों करना जरूरी है। सामाजिक मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन मुख्यतः किया जाता है, परंतु ऐसा क्यों किया जाता है इसे जानने से पहले आदिम समाज के अर्थ को ठीक प्रकार से जान लेना जरूरी है। इवांस प्रिचार्ड मानवशास्त्री ने लिखा है, क्या बताया उन्होंने कि मानवशास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और उनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ अन्य विशेषताओं को जोड़ दिया था, जैसे साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान आदि। प्रत्येक आदिम समाज में उन सभी विशेषताओं का पाया जाना आवश्यक नहीं है। किसी आदिम समाज में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। ऐसे आदिम समाज भी दिखाई पड़ते हैं जो प्रौद्योगिकी विकास की दृष्टि से निम्न स्तर पर है, परंतु जिनका राजनीतिक संगठन विकसित प्रकार का है। फिर भी आदिम समाजों में साधारणतः कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जैसे इनमें प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। आदिम समाजों में समाज का संगठन छोटे सामाजिक समूहों जैसे गोत्र, ग्राम या जनजाति के आधार पर होता है। इनमें नातेदारी और स्थान के आधार पर बने सामाजिक संबंध सभ्य समाजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इतना अवश्य है कि ये समाज कुछ बातों में सभ्य समाजों की तुलना में कम विकसित है।
अब प्रश्न यह पैदा होता है कि आदिम समाजों या इन सरल समाजों का अध्ययन क्यों किया जाए, इसके अध्ययन से हमें क्या लाभ है, अथवा इन समाजों के अध्ययन के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक मानवशास्त्रियों को आदिम समाजों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला है, आदिम समाजों के अध्ययन के प्राथमिक कारणों में ऐतिहासिक संयोग प्रमुख है। इसमें क्या होता है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। कच्चे माल तथा अपने कारखानों में बनी वस्तुओं के लिए बाजार की खोज में यूरोप के व्यापार विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। यूरोप के व्यापारी है ना, वो विश्व के विभिन्न भागों में जाने लगे। वे अफ्रीका तथा एशिया तक पहुँचे। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ उनकी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियाँ भी बढ़ गई। ईसाई मिशनरी भी धर्म प्रचार हेतु इधर उधर जाने लगे। इन सब लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आदिम लोगों के जीवन के तरीकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक लगा था। अतः सर्वप्रथम व्यापारियों, यात्रियों, मिशनरियों तथा प्रशासकों आदि ने आदिम समाजों के संबंध में अद्भुत, आकर्षक तथा कुछ अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत किए। 19वीं शताब्दी में विभिन्न संस्थाओं की उत्पत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से मानवशास्त्रियों का ध्यान इन आदिम समाजों के अध्ययन की ओर गया। तो जो पहला कारण है वो तो ऐतिहासिक संयोग रहा है। दूसरा क्या कारण रहा है, सामाजिक उद्विकास की धारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से भी आदिम समुदायों का अध्ययन किया गया था। जैसे सन 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पश्चात आदिम समाजों के अध्ययन में मानवशास्त्रियों ने विशेष रुचि ली। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि उद्विकास केवल मानव के शारीरिक पक्ष का ही नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी मानव का उद्विकास हुआ है। तीसरा कारण कौन सा है, वो है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना। इस वजह से भी आदिम समाजों का अध्ययन किया गया है। वर्तमान समय में मानवशास्त्रियों का ध्यान तुलनात्मक अध्ययनों की ओर गया है। वे आदिम समाजों के अध्ययन द्वारा आधुनिक जटिल समाजों को समझने में प्रयत्नशील रहे हैं। एक और अगला जो कारण है वो है आदिम समाज का अध्ययन हमें अपने आप को अधिक उत्तमता के साथ समझने में सहायता पहुंचाता है। इन समाजों के अध्ययन द्वारा हम आधुनिक जटिल समाजों एवं सभ्य समाजों को अधिक सरलता के साथ समझ सकते हैं। यदि हमें मानव समाज का अध्ययन करना है, उसे समझना है, तो यह जरूरी है कि हम सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करें। ऐसी स्थिति में आदिम समाजों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन समाजों को समझे बिना मानव समाज के संबंध में प्रामाणिकता के साथ कुछ भी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इसी के संबंध में मजुमदार और मदान ने भी अपने विचार दिए हैं कि जब कोई आदिम समाज का अध्ययन कर लेता है तो उसे मानव समाज की प्रकृति के संबंध में अच्छा ज्ञान हो जाता है, और मानव शास्त्री भी यही करता है। इसके अलावा जो एक और कारण है वो है आदिम समाजों में वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अवलोकन करना संभव हो पाता है। अपने से भिन्न संस्कृति वाले लोगों की ओर सहज ध्यान आकर्षित हो जाता है। उनके जीवन का भिन्न तरीका जल्दी ही अवलोकनकर्ता का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे अपने अध्ययनों में अधिक वस्तुनिष्ठ हो पाते हैं।
वहाँ सामाजिक मानवशास्त्री वैज्ञानिक के रूप में तथ्यों को सुगमता से एकत्रित कर पाता है। उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायक होता है। एक और अगला जो कारण है वो है आदिम समाजों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण सांस्कृतिक संपर्क के परिणाम स्वरूप इनका बदलता हुआ रूप है। इवांस प्रिचार्ड ने वर्तमान में इन समाजों के अध्ययन पर इस दृष्टि से जोर दिया है कि ये समाज बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तित हो रहे हैं और इनका अध्ययन शीघ्र ही किया जाना चाहिए, वरना ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकेगा। सभ्य समाजों के साथ धन्यवाद।